हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो में मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप पेज नंबर 49 ओपन कर लीजिए। साथ ही पेन या फिर पेंसिल की मदद से आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाइएगा जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको रिवीजन के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी ये चैप्टर पढ़ने में, मतलब रिवीजन अच्छे से हो पाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ से। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है? While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments। तो देखो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक स्टोरी की मदद से मैं आपको समझाती हूँ कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने उनका सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, यानी कि खुद ने ही माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था और फिर उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉक को देखा था। अब स्लाइस ऑफ कॉक क्या होता है? तो कॉक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमें बार्क ऑफ ट्री से मिलता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो पेड़ की छाल होती है वो उन्होंने ली थी और उसे उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था कि उसमें उन्हें कुछ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। अब ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो कुछ इस तरह से हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह का उन्हें वो स्ट्रक्चर दिखाई दिया था जब उन्होंने देखा था, ऑब्जर्व किया था स्लाइस ऑफ कॉक को अंडर हिज सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। तो उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। तो दिस वाज इन द ईयर 1665। तो सबसे पहले उन्होंने ये कब देखे थे, ये इस तरह का हनीकॉम स्ट्रक्चर कब देखा था? 1665 में देखा था। मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने खुद ने एक माइक्रोस्कोप बनाया था जिसमें फिर उन्होंने वो बार्क ऑफ ट्री को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो उन्हें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया था। तो रॉबर्ट हुक ने इस तरह के स्ट्रक्चर को नाम क्या दिया? उन्होंने नाम दिया अ लिटिल रूम। ठीक है, यानी कि उन्होंने उसे क्या बोला? बॉक्स दीज रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। तो उन्होंने इन बॉक्सेस को क्या बोला? सेल बोला। तो जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। तो इस तरह से जो छोटे छोटे इन्होंने अ लिटिल कंपार्टमेंट्स के रूप में उन्होंने जो देखे थे उसे अ लिटिल रूम बोला और बाद में उन्होंने उसको नाम दिया सेल। ठीक है, तो ये इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक, अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन कि हु डिस्कवर्ड दी सेल, तो आपको आंसर देना है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। एंड व्हेन ही डिस्कवर्ड द सेल, तो आपको लिखना है 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था। ठीक है, और सेल का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब आपको लिखना है अ लिटिल रूम या फिर अ लिटिल कंपार्टमेंट्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ से आपको क्या क्या चीज़ें हाईलाइट करनी है, देखिए। सबसे पहले रॉबर्ट हुक सॉ द कॉक रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। उन्होंने कब, ये कॉक का मतलब क्या होता है उसे भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके बाद उन्होंने कब डिस्कवर किया था? इन 1665। ठीक है, बाय सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। और उन्होंने उससे क्या बोला था? सेल बोला था, जिसे क्या बोलते हैं? अ लिटिल रूम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ से इतनी चीज़ें आपको हाईलाइट करनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। दिस मे सीम to be a very small and insignificant incident but it is very important in the history of science। अब आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ ठीक है, उन्होंने स्लाइस ऑफ कॉक लिया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बट नहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट था हिस्ट्री ऑफ साइंस में। क्यों? क्योंकि सेल की डिस्कवरी हुई, उसी के बाद पता चला कि जो सेल है वो ही एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ के लिए। कैसे, वो आगे इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से एक सेल से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी कि सेल नहीं होता तो ऑर्गेनिज्म भी नहीं होता। तो एक सेल से मिलकर ही पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सेल क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, बिना सेल के एक ऑर्गेनिज्म का होना मतलब एक ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं सकता एक सेल के बिना। ठीक है,
This was the first time that someone had observed that living things appear to consist of separate यूनिट्स, यानी कि ये पहली बार था जब किसी ने देखा था कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर सेपरेट यूनिट्स होती है, ठीक है, जिन्हें सेल्स बोला जाता है. टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज़ बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन द बायोलॉजी. तो इसका जो यूनिट, जो सेल उन्होंने जो डिस्कवर किया था, वो आज भी बायोलॉजी में हम उसे पढ़ते हैं, जिसे हम सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी. ये वाले जो पैराग्राफ है इसमें इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इसमें कुछ हाईलाइट नहीं करेंगे हम. ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, दैट इज़ 5.1. व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं. ठीक है, तो हमने जैसे कि मैंने आपको बताया, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स से मिलके बनते हैं. ठीक है, वो कैसे बनते हैं तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम जानेंगे. ठीक है, तो चलिए एक एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, एक्टिविटी 5.1. तो एक्टिविटी 5.1 में क्या बोला है कि एक स्मॉल पीस ऑफ ओनियन बल्ब लेना है और फिर उसे हमें एक पेयर ऑफ फोर्सेप की मदद से उसकी जो स्किन है उसको पील ऑफ करना है. यानी कि एक ओनियन लेना है और उसकी जो स्किन है, यानी कि जो इनर स्किन है जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, और एपिडर्मिस की भी मतलब जो ओनियन है उसका आपको एक पीस लेना है, मतलब उसकी एक कवरिंग लेना है, और उसकी भी जो कॉन्केव वाली साइड है, यानी कि ये वाली जो साइड है, यहाँ से आपको एक स्किन को पील ऑफ करना है फोर्सेप की मदद से. ठीक है, फिर इसके बाद दिस लेयर कैन बी पुट इमिडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर. एक वॉच ग्लास लेना है जिसमें आपको वाटर फिल करना है और इस वाटर में इसको आपको रिंस करना है. ठीक है, इस जो हमने जो पतली सी स्लाइस ली है, स्किन ली हमने ओनियन की, उसको. दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड एंड गेटिंग ड्राई. यानी कि वो अगर हम इसमें पानी में डाल देंगे तो वो फोल्ड नहीं होगी और ड्राई भी नहीं होगी वो. ठीक है, व्हाट डू वी डू विद दिस पील. तो अब इस जो ओनियन पील से हम क्या करेंगे, तो अब हम एक ग्लास स्लाइड लेंगे. अब ग्लास स्लाइड क्या होता है, ग्लास स्लाइड कुछ इस तरह की ट्रांसपेरेंट स्लाइड होती है. ठीक है, तो ये जब आपके स्कूल्स में ये एक्सपेरिमेंट होगा परफॉर्म, जब आप इसको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. ठीक है, तो ये हमने ग्लास स्लाइड ली, उसमें हमने एक ड्रॉप डाला वाटर का. ठीक है, एंड ट्रांसफ़र अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास. हमने एक वॉच ग्लास लिया था, उसमें ये जो ओनियन पील थी इसको हमने लिया और यहाँ पे फोर्सेप की मदद से इसके ऊपर रख दिया. ठीक है, नाउ मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. पूरी तरह से यहाँ पे फ्लैट होना चाहिए वो स्लाइस, वो किसी भी तरह से इस तरह से मुड़ी हुई नहीं होना चाहिए. ठीक है, ताकि हम अच्छी तरह से उसे ऑब्जर्व कर पाएँ माइक्रोस्कोप के अंदर. ठीक है, अ थिन कैमल हेयर पेंट ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफ़र द पील. अब ट्रांसफ़र करने के लिए आप एक पेंट ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि वो पूरी फ्लैट तरीके से उसके ऊपर रखा जाए. ठीक है, नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ सेफ्रेनिन सॉल्यूशन. सेफ्रेनिन क्या होता है, एक तरह का डाई होता है जो कि यूज़ किया जाता है अगर हमें किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो कुछ डाइज यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, तो सेफ्रेनिन का एक ड्रॉप हमें इसमें डालना है इसके ऊपर, ताकि इसके जो भी हमें कंपार्टमेंट्स देखने हैं, सेल्स देखने हैं, वो हाईलाइट हो जाए. ठीक है, एंड सॉल्यूशन टू दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप. अब एक कवर स्लिप होती है. ठीक है, यानी कि एक इस तरह का कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, कवर स्लिप बोलते हैं इसको, जो कि इस तरह के शेप की होती है, स्क्वायर शेप की, उसे हमें इसके ऊपर रखना है. ठीक है, फिर इसके बाद आगे क्या दिया है, अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल. एक माउंटिंग नीडल होती है, तो उसकी मदद से आपको उसे रखना है. 45 डिग्री पे आपको वो माउंटिंग नीडल रखनी है, उसके ऊपर आपको कवर स्लिप रखनी है और फिर धीरे से आपको ये माउंटिंग नीडल को नीचे की तरफ करना है ताकि उसमें कोई भी एयर बबल ना आए. ठीक है, आप आपकी टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं इसे करने के लिए. नाउ वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्प्रेरी माउंट ऑफ ओनियन पील. तो इस तरह से हमने क्या प्रिपेयर कर लिया, एक टेम्प्रेरी माउंट ऑफ ओनियन पील प्रिपेयर कर लिया. वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर अ लो पावर
फॉलोड बाय हाई पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसके हम पावर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लो पावर पे उसे ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि जो हमारी स्लाइड हमने प्रिपेयर की उसे हमको यहाँ पे रखना है, और फिर यहाँ पे हम लेंस को एडजस्ट करेंगे, और फिर हम यहाँ पे अलग अलग जो पावर होती है उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले लो पावर में हमें इसको सेल्स को ऑब्जर्व करना है, फिर हाई पावर में ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो जब हम इस माइक्रोस्कोप के अंदर यहाँ आई पीस से हमें देखना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं व्हाट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे जब हम लेंस में देखेंगे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। कैन वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स दैट वी एबल टू सी थ्रू द माइक्रोस्कोप ऑन एन ऑब्जर्वेशन शीट। तो ऑब्जर्वेशन शीट पे आपको जो भी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है उसे ड्रॉ करना है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। डज इट लुक लाइक 5.2, तो क्या वो इस तरह का स्ट्रक्चर था, तो ऑब्वियसली इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा वो। तो आप देख सकते हैं ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सभी क्या है, सेल्स हैं, ठीक है। सेल्स के बीच में आप ये जो कुछ डार्क पिगमेंटेड डॉट्स देख रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये जो सेल है, न्यूक्लियस है, और भी अदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उन सभी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये पूरी एक सीरीज़ है जो कि मैं अलग अलग पार्ट्स में आपको प्रोवाइड करूँगी, एक प्लेलिस्ट। तो आप वो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट करना ताकि आपको पूरा चैप्टर ईजीली समझ आ जाए। तो ये हमारी पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3 भी आने वाली है बहुत ही जल्द, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर हनीकॉम लाइक होता है। और जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी। फिर उसके बाद हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखा कि किस तरह से सेल्स दिखाई देते हैं। तो हमें पता चला कि इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है सेल का, जिसके अंदर हम न्यूक्लियस को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमने ये सेल का स्ट्रक्चर देखा था ओनियन पील में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्प्रेरी माउंट्स ऑफ पील ऑफ ओनियन ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो अब हम अलग अलग तरह के डिफरेंट साइजेस के ओनियन पील लेके भी इसको टेम्प्रेरी माउंट बना के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। What do we observe? तो हम क्या देखेंगे, डज वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो क्या हमें सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाई देंगे या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, तो हमें किस तरह क्या स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देते हैं वो जानते हैं, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। तो ऑब्वियसली जो सेल है वो एक जैसे ही दिखाई देंगे, ठीक है। हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर क्यों बोला है उनको, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ठीक है। तो दी स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू ईच अदर, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब। जैसे कि ये जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर है इस तरह के, ये पूरे बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर्स मिला के एक पूरा क्या बनता है, अनियन बल्ब बनता है। ये बीच में न्यूक्लियस है, तो ऐसे बहुत सारे मिलके क्या बना लेंगे, एक ओनियन बल्ब बना लेंगे, ठीक है। वी फाइंड from this activity that onion bulb of different sizes have similar small structures visible under the microscope। तो हम different sizes के भी अगर onion bulbs लेंगे ना तो भी हमें कुछ इस तरह का small structure visible होगा जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर उसे ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो द सेल्स ऑफ द ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम। तो एक जैसे ही हमें स्ट्रक्चर दिखाई देंगे रिगार्डलेस द साइज ऑफ द ओनियन दैट दे केम फ्रॉम। तो वो ओनियन बड़ा हो या छोटा, सेल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, ठीक है। नाउ दीज सेल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ओनियन बल्ब। तो ये जो है, जो हमें स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिन्हें हम सेल्स बोलते हैं, वो बेसिक बिल्डिंग यूनिट होती है जो कि पूरा बहुत सारी यूनिट्स मिलकर एक ओनियन बल्ब बना रही है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल। तो इन स्ट्रक्चर्स को ही सेल बोला जाता है। Not only onions but all organisms can that we observe around are made up of cells। तो सिर्फ ओनियन ही नहीं, जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं वो सभी किससे मिलके बने हैं, सेल्स से मिलके बने। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स भी एक सेल से मिलके बने हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो जाइगोट बनता है, तो जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल्ड होता है। जाइगोट होता है सिंगल सेल,
ठीक है। जाइगोट डिवाइड होता है, एक सेल डिवाइड होता है 2 में, 2 से फिर 4 बनते हैं, 4 से 8, इस तरह से सेल डिवीजन होता है और एक पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि एक फीटस में डेवलप हो जाता है जाइगोट, और फीटस आगे जा कर के अडल्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से एक सेल से मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स की बात ना करें, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सभी एक सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। हाउएवर देयर आर ऑल्सो अ सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन। सिर्फ मतलब जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स तो मल्टी सेल्यूलर हैं, हम एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं, बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलके बने हैं और फिर भी वो उसकी सारी लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन से, वो जो सेल्स होते हैं जो एक सेल से मिलके बने होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? उन्हें बोला जाता है यूनिसेल्यूलर। क्या बोला जाता है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी आगे की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे से क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था दैट डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो उसका आंसर होगा द स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द सेल्स ऑफ द ओनियन पील विल ऑल लुक द सेम रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द ओनियन दे कम फ्रॉम। एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, द स्मॉल स्ट्रक्चर्स दैट वी सी आर द स्मॉल बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ ओनियन बल्ब, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है देयर आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर ओन, जिसे हम यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। यूनिसेल्यूलर भी आप लिख लीजिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है, ठीक है, नो मोर मोर टू नो, जिसे हम दे रखा है यहाँ पे एनसीईआरटी में बोला है, ठीक है। तो अब इसे रीड करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे 1 मार्क का क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया इसे डिस्कवर? 1665 में, ठीक है। ही ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ अ कॉक स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। तो जो अभी के जो माइक्रोस्कोप आ रहे हैं वो सभी एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है। पहले के टाइम पे जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था तो उस टाइम पे उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है, सेल्फ डिज़ाइन किया था और उसके अंदर उन्होंने कॉक स्लाइस को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ये हो गई हमारी बात रॉबर्ट हुक की। अब इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए लुइनहॉक, ठीक है। तो जो लुइनहॉक थे इन 1674 विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, उन्होंने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप लिया, डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स। उन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। इन्होंने सिंपल सेल की डिस्कवरी की और वो उन्होंने लुइनहॉक जो थे उन्होंने बताया कि जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। और उन्होंने कहाँ पे कैसे ऑब्जर्व किया? उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा, ठीक है। फिर इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। अब न्यूक्लियस क्या होता है सेल का वो भी मैं आपको बताऊंगी आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट की बात की गई है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था पुरकिंजे इन 1839। इन्होंने सबसे पहले टर्म बताई जिसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म एक फ्लूइड जो फील्ड होता है, जो सेल जो होता है उसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको क्या बोला इन्होंने? प्रोटोप्लाज्म बोला, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी पुरकिंजे ने। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, यहाँ पे भी दे रखा है जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल का उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर इसके बाद और दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ठीक है। जो सेल थ्योरी थी वो किसने दी थी? द सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय 2 बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था श्लिडिन एंड श्वान। श्लिडिन इन 1838 एंड श्वान इन 1839। ये आपको ईयर्स भी याद रखने क्योंकि ये आते हैं ऑब्जेक्टिव्स या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इसके बाद सेल थ्योरी क्या बोलती है? दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। तो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल्स से मिलके बने हैं एंड दैट सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। और इसे किसने बताया था? सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लिडिन और श्वान ने। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपांडेड बाय, अब एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था वर्चाओ, ठीक है। इन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपांड किया था। सेल थ्योरी बताई किसने थी? सबसे पहले श्लिडिन और श्वान ने, उसके बाद एक्सपांड किसने किया था? वर्चाओ ने। कब एक्सपांड किया था? इन 1855 में। इन्होंने क्या बोला था? जो सेल्स है
दैट ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितने भी सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिराइव हुए हैं, यानी कि एक सेल से मिलके ही नए नए सेल्स बनते हैं, ठीक है। इसके बाद विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, फिर डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो इसके इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड देयर वेरियस ऑर्गेनेल। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब सेल को ऑब्जर्व किया गया तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर पाए जाते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स जो पाए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करी साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स था, ये जो येलो बॉक्स आपको दे रखा है एनसीईआरटी में, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं, तो यहाँ पे हम इससे हाईलाइट करते हैं। वैसे तो पूरा ही वो है बॉक्स इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, और उन्होंने वो सेल को कहाँ देखा था, कॉक स्लाइस में देखा था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की मदद से देखा था। फिर दूसरे साइंटिस्ट है जिनका नाम था ल्यूविनहॉक, इन्होंने 1674 में इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से लिविंग सेल्स देखे थे पॉन्ड वाटर में फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए जिसका नाम था पुरकिंजे इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, उसे प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। फिर सेल थ्योरी दी थी, किसने दी थी सेल थ्योरी? सेल थ्योरी दी थी श्लीडेन एंड श्वान ने, और उसे एक्सपांड किसने किया था? वर्चाउ ने, ठीक है। तो सेल थ्योरी क्या बोलती है, ये भी आपको पूरा अंडरलाइन करना है या फिर हाईलाइट करना है। द सेल थ्योरी that all plants and animals are composed of cell and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists Schleiden and Schwann. The cell theory was further expanded by Virchow in 1855 by suggesting that all cells arises from pre-existing cells. फिर इसके बाद डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। The discovery of electron microscope in 1940 it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. तो देख लीजिए आप, ये पूरा ही जो बॉक्स है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। The invention of magnifying lenses led to the discovery of microscopic world. फिर इन्वेंशन हुआ मैग्नीफाइंग लेंस का। मैग्नीफाइंग लेंस क्या करते हैं, कोई सी भी इमेज को एनलार्ज करके बताते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट द सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, ठीक है। तो एक, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से मिलके बने, तो वो उनके क्या कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं जो कि एक सिंगल सेल से मिलके बने। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अमीबा, नेक्स्ट है क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये सारे ही ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब ही क्या होता है? सिंगल, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है मैनी, सच एज फंगाई या फिर हम फंजाई बोल सकते हैं इसे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि जो एक सेल से मिलके बने होते हैं उनके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिन्हें हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। वो जो सेल्स है वो उनका डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। सेल्स मिलकर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाते हैं, किनमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या एग्जांपल है? फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। कैन वी फाइंड आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि आपको और भी नाम पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम हाईलाइट कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो सिंगल सेल कंस्टिट्यूट अ
अ सिंगल सेल कंस्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज सेल्स, इन सेल्स को क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। और जो मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट टू फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है मैनी, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स है फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक सिंगल सेल से मिलके बने हैं, जैसा कि मैंने ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल दिया। ह्यूमन बींग सिंगल सेल जाइगोट से मिलके बना है। ठीक है, इसके बाद द सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। जो सेल जब डिवाइड होते हैं वो सिमिलर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ऑल सेल्स दस कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जैसा कि वर्चाव साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, इसके बाद एक एक्टिविटी और दे रखी है। तो ये एक्टिविटी में क्या बोला है कि आपको प्रिपेयर करना है टेम्प्रेरी माउंट। जिस तरह से हमने स्लाइड प्रिपेयर की थी उसे टेम्प्रेरी माउंट बोला गया है। तो इसमें हमें क्या क्या लेना है? या तो आप लीफ पिल ले सकते हैं, टिप ऑफ रूट्स ले सकते हैं, या तो जैसे वो जो पत्ती होती है उसकी आप एक जो स्किन होती है वो ले सकते हैं, या फिर रूट की टिप ले सकते हैं। जिस तरह से ये रूट होती है, जैसे कि हमें रूट होती है, रूट का जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसे रूट टिप बोला जाता है। तो इसको आप थोड़ा सा कट करके ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं ओनियन। ठीक है, ओनियन का जैसे हमने अभी एक्टिविटी पढ़ी। ठीक है, ओनियन पील ले सकते हैं, या फिर हम डिफरेंट साइजेस के ओनियन ले सकते हैं, पील ऑफ ओनियन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एक चीज़ आपको इनमें से लेनी है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, तो आपको इसको टेम्प्रेरी माउंट प्रिपेयर करना है, फिर आपको माइक्रोस्कोप के अंडर इसे ऑब्जर्व करना है। तो आप लेट अस सी दैट व्हाट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी। तो अब आप बताइए कि सब क्वेश्चंस के आंसर क्या होंगे। ठीक है, जब आप उसे ऑब्जर्व करेंगे उसके बाद, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। तो क्या सभी सेल्स एक जैसे शेप और साइज़ के दिखाई देंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? येस, ऑल सेल्स जो है सेम साइज और शेप के दिखाई देंगे। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर? तो येस, ऑल सेल्स अलाइक इन स्ट्रक्चर, बट उनका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि प्लांट्स में कुछ अलग टाइप के सेल्स होंगे, एनिमल्स में कुछ अलग टाइप के सेल्स होंगे। ठीक है, तो और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी हम जानेंगे। ठीक है, नाउ could we find differences among cells from different parts of plant body? तो क्या हमें डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं जो अगर हम अलग अलग पार्ट्स से लें प्लांट बॉडी के? ठीक है, अलग अलग प्लांट बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे और उनमें क्या डिफरेंस होगा? व्हाट सिमिलैरिटीज़ डू वी फाइंड? तो क्या सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलेगी? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलने वाले हैं इन डिटेल में। ठीक है, तो बने रहिएगा इस सीरीज़ के साथ। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये एक आंसर मिल गया कि सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। ठीक है, यहाँ पे जो हमें अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं तो वो कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं? जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी के सेल्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडीज़ में इस बहुत सारे टाइप्स के सेल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि ये वाला हमें दे रखा है स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, जिसके कारण मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है ह्यूमन्स में। ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ब्लड सेल्स बनाते हैं, WBC, RBCs, प्लेटलेट्स, इनका फॉर्मेशन करते हैं। फिर इसके बाद नर्व सेल क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होते हैं। फिर इसके बाद फैट सेल्स का काम होता है स्टोरेज करना। ठीक है, फिर होते हैं बोन सेल्स, स्पर्म और ओवम होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, तो ये सारे ही टाइप के सेल्स हैं जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। तो हमें इसका आंसर मिल गया कि अलग अलग स्ट्रक्चर होता है सेल्स का। तो यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख दी कि ऑल सेल्स लुक अलाइक। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? नो। क्या लिखना है यहाँ पे? डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज। तो हमें लिखना है नो, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका आंसर मिल गया ये इमेज देख के। ठीक है, तो ये हमें
यहाँ पे वेरियस सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी दे रखे हैं, इनके डायग्राम भी आपको बनाने के लिए आ सकते हैं, तो इन सभी डायग्राम्स की आप प्रैक्टिस ज़रूर करना। ये रही बात ये नर्व सेल की, तो नर्व सेल अगर आपको बनाना नहीं आता है तो इसका ट्यूटोरियल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आपको आसानी से ये डायग्राम बनाना आ जाएगा। इसी के साथ साथ स्पर्म का भी अगर डायग्राम आपको जानना है कैसा होता है तो वो भी आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर, बहुत सारे डायग्राम्स के ट्यूटोरियल अवेलेबल है ऑलरेडी, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दे रखा है। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। तो इनका जो शेप और साइज़ होता है वो उनके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि हमने देखा कि जो मसल सेल यानी कि जो स्मूथ मसल सेल्स हैं उनका काम क्या था, मूवमेंट करना यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना, तो ये उनका फंक्शन था, उसी हिसाब से उनका शेप और साइज़ था। इसी तरह से अलग अलग शेप और साइज़ के सेल्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप। अमीबा जो है उसका फिक्स्ड शेप ही नहीं होता है, वो किसी भी शेप में ऐसा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो चेंज करता रहता है अपने स्ट्रक्चर को। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, यानी कि किसी किसी केसेस में सेल का स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है, पेक्यूलर होता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले इसके पहले थोड़ी देर पहले कि जो नर्व सेल का किस तरह का टिपिकल शेप होता है उसका ट्यूटोरियल भी मैंने आपको बोला था कि आप चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वो नर्व सेल वो टिपिकल शेप होता है उसका। तो ईच लिविंग सेल हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। तो सभी जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं उनका वो कुछ अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, ठीक है। हाउ डज लिविंग सेल्स परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन। तो किस तरह से सेल्स जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे जब हम टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स। अब आप सोच रहे होंगे ये डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब कि अलग अलग काम करना। जैसे कि आपके घर में अगर आप देखेंगे तो आपके घर में आपके मम्मी पापा अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि पापा आपके हो सकता है जॉब करते होंगे तो वो उनका पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, मम्मी किचन में कुछ बनाती है, खाना बनाती है तो वो उनका काम कर रही है, आपका काम पढ़ाई करना है। तो इस तरह से जो अलग अलग पर्सन्स है वो अपना अपना काम कर रहे हैं अलग अलग, ठीक है। तो इसी तरह से जो डिफरेंट सेल्स होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर सेल अपना अपना कुछ ना कुछ काम करता है, ठीक है। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि ह्यूमन बींग्स में सभी सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जितने भी पार्ट्स है ह्यूमन बॉडी के वो अपना अपना अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। जैसे कि हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग ऑर्गन्स आते हैं जैसे कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, फूड का डाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम देखें रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कर रहा है, हमें इनहेलेशन एक्सहेलेशन में हेल्प कर रहा है, तो वो उनके सेल्स परफॉर्म अलग मतलब फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के सेल्स, ठीक है। इस तरह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेल्स अलग काम करते हैं। ऐसे जितने भी पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी हैज़ हार्ट टू पंप ब्लड। हार्ट का क्या फंक्शन होता है कि वो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करेगा, हर एक बॉडी पार्ट तक ब्लड को पहुंचाने का काम हार्ट करता है। तो ये हार्ट का फंक्शन हो गया। हार्ट भी सेल से मिलके बना है। स्टमक क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करता है एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सिंगल सेल्स में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है। वो भी एक सेल ही सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इन फैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। और इसमें जो सेल्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। और ये सेल ऑर्गेनेल्स का भी स्पेशल फंक्शन होता है जो कि वो परफॉर्म करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। सभी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिन्हें पूरे इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है उनका क्या फंक्शन होता है। सच एज मेकिंग न्यू मटीरियल इन द सेल्स के अंदर नए नई मटीरियल बनाना, जो ख़राब चीज़ें उनको क्लियरिंग अप करना, साफ़ करना, ठीक है। वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से बाहर करना, ठीक है।
एंड सो ऑन। ये सभी फंक्शन सेल के अंदर परफॉर्म होते हैं। द सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स। तो ये सेल कब कर पाएगा ये सब फंक्शन? क्योंकि कैसे कर पाता है, मतलब क्योंकि उसके पास होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जिसके कारण वो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। दीज ऑर्गेनेल्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। और ये सभी सेल ऑर्गेनेल मिलके क्या बनाते हैं? पूरा सेल बनाते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट all cells are found to have a same organelle। सभी it is interesting, वापस से पढ़ते हैं, it is interesting that all cells are found to have same organelles no matter what their function is or what organism they are found in। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो सभी के अंदर सिमिलर होते हैं, भले ही वो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, और उनका फंक्शंस भी सेम होता है सेल ऑर्गेनेल्स का। हाँ, कुछ ऐसे मतलब एक्सेप्शंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। जैसे कि प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी कि जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, इंटरनल सेल ऑर्गेनेल्स है सेल के अंदर के, वो सभी सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन इन टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो किसने डिस्कवर किया था सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में। और कैसे किया था, वो पूरा जो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने जो भी चीज़ें हाईलाइट कराई हैं वो इसका आंसर है, ठीक है। अब व्हाई इज़ द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये वाले क्वेश्चन को मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगी कि इसका आंसर कहाँ है, ठीक है, क्योंकि अभी इसका आंसर नहीं आया है, इसका आंसर आगे दे रखा है आगे आने वाले पेजेस पे, ठीक है। तो आज हमने कंप्लीट किया 5.1 टॉपिक पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5.2 को, व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे मिलके बना है, व्हाट इज़ इट्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, और मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो बने रहिएगा इस सीरीज़ में। आई होप आपको सारे चीज़ें समझ आई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको दे दूंगी। टेलीग्राम ग्रुप आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए नोट्स ऑफ चैप्टर, जो भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए आपको पर्सनली नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।